बांग्लादेश में घटी नाटकीय घटनाओं ने भारत के पड़ोस और उससे निपटने के मोदी सरकार के रिकॉर्ड को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। फौरी तौर पर जिन बातों पर गहराई से विचार करने की ज़रूरत है उसकी शुरुआत 25 साल पहले की घटनाओं से करनी होगी। 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के मामले में बड़ा कदम उठाते हुए बस से लाहौर पहुंच गए थे। उन्होंने कहा था कि आप अपने दोस्त तो चुन सकते हैं मगर पड़ोसी नहीं चुन सकते। इसका मतलब यह था कि पड़ोसी से अच्छा रिश्ता बनाकर रखना ज़रूरी है। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए पड़ोसी पहले का नारा दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी अपने अंदाज से इस पर मोहर लगाते हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह में इस सब कॉन्टिनेंट के सभी नेताओं को आमंत्रित किया था। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी देशों के दौरे भी किए। ये सब नए जोश के माहौल में किया गया और मोदी ने अपने एक दौरे के बीच अचानक पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी में उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचकर सबको हैरत में डाल दिया था। तब एक उम्मीद जगी थी, आखिर 25 साल बाद बहुमत की सरकार वाले एक भारतीय नेता ने 7 संप्रभु देशों वाले इस क्षेत्र में आपसी रिश्तों को सुधारने के प्रति इतनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन जो किया था। ये 7 संप्रभु देश ऐसे थे जो तमाम तरह के विभाजनों, उन आपसी खाइयों के कारण बटे हुए थे जिनमें से कुछ तो विचारधारा के कारण पैदा हुई थी और इतिहास के साथ ये खाइयाँ और गहरी तथा चौड़ी हो चुकी थीं। कुछ खाइयों के बीच शीत युद्ध वाले दौर के कचरे भरे थे। इन कचरों को साफ करना, खाइयों को बांटना या उन पर पुल बनाना एक भारी चुनौती थी। मोदी जब अपने लगातार तीसरे कार्यकाल में है तब उनका रिकॉर्ड कैसा दिखता है। बांग्लादेश सबसे बड़े संकट के रूप में उभरा है। पिछले 15 साल से वह भारत का सबसे करीबी सहयोगी रहा। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा शांति की कुंजी बांग्लादेश में है, खासकर इसलिए कि किसी को यह नहीं मालूम है कि म्यांमार में सत्ता की धुरी कहाँ है। पाकिस्तान इधर नाटकीय बदलावों से गुजरा है और उसका नया निज़ाम जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त 2019 को हुए बदलावों के कारण भारत से लगभग पूरी तरह कट गया है। इस बीच नेपाल ने अविश्वास को इस हद तक बढ़ा दिया है कि उसने अपने नक्शे में बदलाव करके उसमें भारत के रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उन इलाकों को शामिल कर लिया है जिनसे होकर तीर्थ स्थल कैलाश मानसरोवर का रास्ता गुजरता है। जैसा कि आपसी होड़ और तुनक मिजाजी में फंसे देशों के साथ होता है, नेपाल की संसद ने उन नक्शों को एकमत से मंजूरी भी दे दी। श्रीलंका आर्थिक गिरावट और अपने एक प्रमुख बंदरगाह हम्बनटोटा पर चीनी कब्जे के बाद से अपनी खास मैदान क्रांति में उलझा है। मालदीव में इंडिया आउट मुहिम के साथ मोहम्मद मोइजू का उभार ताज़ा घटना है। भूटान पर चीन भारी दबाव डाले हुए है कि वह अपनी सीमाओं का निपटारा करे और वह भी भारत के हितों की परवाह न करे। क्या ये नाटकीय बदलाव भारत की ही गलतियों की वजह से हुए हैं या भारत इनका भुक्तभोगी बन गया है? लेकिन भारत जब इतना ताकतवर है तब वह भुक्तभोगी होने का दावा कैसे कर सकता है? उसकी जीडीपी का आंकड़ा इस पूरे क्षेत्र के बाकी सभी देशों की जीडीपी के कुल आंकड़ों से 4 गुना बड़ा है। उसकी आबादी 3 गुना ज़्यादा है और उसकी ग्लोबल ताकत कई गुना ज़्यादा है। उसकी जनता ने अपने गणतंत्र को वह चीज़ दी है जो इस पड़ोस में नायाब है। उसने भारत को वह स्थायी संवैधानिक लोकतंत्र दिया है जिसमें हर बदलाव लोकतांत्रिक, शांतिपूर्वक और विश्वसनीय ढंग से हुआ है। इसलिए भुक्तभोगी वाला तर्क तो खारिज हो जाता है। हमारा पड़ोस पूरी दुनिया में सबसे अस्थिर क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमारे अधिकतर पड़ोसी देश काफ़ी सघन आबादी वाले हैं, जहाँ के शहर भीड़ भरे हैं, युवाओं की आबादी ज़्यादा है और जो अफ्रीका के घालमेल भरे क्षेत्र के विपरीत लोकतंत्र का स्वाद ले चुके हैं। उम्मीदों से भरे युवाओं की विशाल आबादी और लोकतंत्र के स्वाद के मेल का अर्थ है वह जनमत नामक मुश्किल चीज़ अपना वज़न रखती है। यही वह चीज़ है जिसकी शेख हसीना और उनके मित्र भारत ने तत्कालिक संदर्भ में अनदेखी की। ये वैसे देश नहीं है जहां कोई तानाशाह चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो ऐसे काम कर सकता है जिससे जनमत
पसंद ना करता हो। इस क्षेत्र के हर देश का लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र से कहीं ज़्यादा कच्चा है, लेकिन कोई देश पक्की तानाशाही भी नहीं है। इन सभी देशों में आपको उसके निज़ाम से भी निपटना है और उसके जनमत से भी। वह जनमत संप्रभुता के अर्थ भी जानता है। अगर भारत दादागिरी करता दिखेगा तो उसकी ज़ोरदार प्रतिक्रिया होगी। यह हम नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में देख चुके हैं। 2015 में जो नाकाबंदी हुई थी वह एक बड़ा ज़ख्म है। हकीकत यह है कि हमारा विदेश मंत्रालय इस सब से अवगत है और प्रायः सही बात ही कहता है, लेकिन मीडिया में सरकार के पक्ष में दिखने वाली जो बातें कही जाती हैं, खासकर हमारे हिंदी टीवी समाचार चैनलों में उन पर गहरी नज़र रखी जाती है। अति राष्ट्रवादी सोशल मीडिया हैंडलों में यह सब बुरी तरह बढ़ गया है। इनमें अपने पड़ोसियों और उनके क्षेत्रों के साथ भारत के संबंधों को लेकर तथ्यहीन इतिहास के हवाले से प्रायः संशोधनवादी बातें फैलाई जाती हैं। बांग्लादेश में सेना भेजने से लेकर हिंदुओं के लिए अपनी सीमाएं खोल देने और रंगपुर में एक बस्ती बसा देने तक की सलाह दी जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस दिन मालदीव का अपना दौरा ख़त्म किया, उस दिन आग में घी डालते हुए यह झूठ फैलाया गया कि माले ने भारत को 28 द्वीप सौंप दिए हैं। यह झूठ कुछ हिंदी टीवी चैनलों के प्राइम टाइम डिबेटों में भी पहुंच गया। किसी ने तो यहाँ तक कहा कि मोइजू ने घुटने टेक दिए। हम इसे एक मजाक मानकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन मालदीव के लोग ऐसा नहीं करेंगे। करीब 5 लाख की आबादी और 7 अरब डॉलर के बराबर की जीडीपी वाले देश को भी वह नेमत उसी अनुपात में मिली है जिस अनुपात में भारत जैसी उभरती महाशक्ति को मिली है, और उस नेमत का नाम है संप्रभुता। बहरहाल साउथ ब्लॉक ने उन ट्वीटों को डिलीट कर दिया, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। भारत में चल रहे इस विमर्श पर नज़र रखने वाले पड़ोसी की जगह अपने को रख के देखिए। भारत की नीतियों के बारे में वे सिर्फ यही सुनते रहते हैं, शक्तिशाली शक्तिशाली शक्तिशाली, शक्ति बड़ी चीज़ है। लेकिन बौद्धिक, सांस्कृतिक, मानसिक जैसे तत्वों का क्या? इस क्षेत्र के गुरु होने की विनम्रता रखने वाला देश अगर विश्व गुरु बनने की राह पर चलना चाहता है, जैसी कल्पना स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अपने प्रवचन में की थी, तो यह सवाल उसे खुद से पूछना पड़ेगा। क्या हमारे शिक्षा संस्थान इतने अच्छे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से जो लाखों छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं वो हमारी ओर आकर्षित होंगे? क्या हम उन्हें चाहते भी हैं? उन्हें घोर राष्ट्रवादी मीडिया में अपमानों की जगह स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्में दें तो कैसा रहे? एकमात्र सुपर पावर का रिकॉर्ड यही दर्शाता है कि सॉफ्ट पावर हार्ड पावर का सिर्फ सहायक नहीं बल्कि उसके लिए बेहद ज़रूरी है। क्या भारत के पास इतने थिंक टैंक हैं जो पड़ोसी देशों के दर्जनों स्कॉलर्स को जगह दे सकें, उन्हें सम्मेलनों में बुला सकें और अपनी अलग अलग ट्रैक टू पहल चला सकें? ऐसा नहीं है कि भारत इससे अनजान है, इसलिए हम नेपाल और भूटान से बिजली खरीदते हैं और बांग्लादेश को निर्यात करते हैं। ये अहम आर्थिक रिश्ते और दावे हैं, अडानी को भूल जाइए। सिक्के का दूसरा पहलू है हिंदू कार्ड का अति इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल और बांग्लादेश के दौरे के दौरान वहां के मंदिरों के जो दौरे किए वो इसकी मिसाल हैं। बड़ी हकीकत यह है कि हमारी सबसे लंबी सीमा रेखा के पार विशाल मुस्लिम आबादी बसी है। हम जब उनसे कहते हैं कि वे अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, तब वे हमारी तरफ सवालिया निगाह उठाते हैं। इसे माकूल मौके पर कदम उठाने का सबसे बदतर मामला ही माना जाएगा कि जब बांग्लादेश उबल रहा है और हमारी कूटनीति हालात को संभालने में लगी है, तभी असम ने पिछले बृहस्पतिवार को बांग्लादेश से आए एक हिंदू को CAA के तहत पहली नागरिकता दी। 5 सालों से और ख़ासकर यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत बहुध्रुवीय विश्व रणनीति, स्वायत्ता और कई देशों से संबंध बनाने की बातें कर रहा है। बेशक ये अच्छे विचार हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी भी उन विचारों की बात कर सकते हैं, खासकर वे जो चीन की छत्र छाया में हैं, जिसकी छतरी हमारी छतरी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। वे सब हमारे खिलाफ चीन को खड़ा कर सकते हैं, जैसे हम चीन के खिलाफ अमेरिका को खड़ा कर सकते हैं। ये सब कॉन्टिनेंट हमारी रणनीतिक जागीर नहीं है। महाशक्तिशाली अमेरिका तक अपने पड़ोसी क्यूबा और थोड़ी दूर स्थित
वेनेजुएला को दबाने में नाकाम रहा है। पड़ोसी देशों के मामले में भारत की नीति के बुनियादी आधार को अभी भी उस दिशा में ढालने की ज़रूरत है जिसे वाजपेयी ने स्पष्ट किया था, मनमोहन सिंह ने अपनाया था और मोदी ने गति दी थी। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि घरेलू सियासत और धर्म पर बेहिसाब जोर देने से परहेज किया जाए और अपने पड़ोसियों के साथ अधिक विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। शेखर गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।